वर्किंग प्रोफेशनल और जब घर पे इतनी दिक्कतें हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में 24 साल की उम्र में कैसे कर ली। मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस के ओरिएंटेड पहले शुरुआत हुई। तो फरवरी से दिसंबर भर मैंने हर वीक ये पीडीएफ्स को पढ़ा। उससे मैंने अपने मेंस के नोट्स बनाए टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। ये टेस्ट मैंने अराउंड 50 टेस्ट लिखे होंगे हर संडे। ये परसेप्शन की फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही नहीं सकता, वो परसेप्शन रॉन्ग है। सो मैं वर्किंग एस्पिरेंट रहा हूँ पूरे टाइम। तो मैं अपनी दिनचर्या थोड़ा शेयर करना चाहूँ कि कैसे मैंने पढ़ा। अभी 2024 में जून में प्रीलिम्स आने वाले हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा। अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा। आप जैसे जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो मैंने जैसा मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बताया, बैकग्राउंड बताया, तो इसी वजह से सिर्फ 2 साल की मेहनत पे मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया हूँ। परंतु ये 2 साल की जर्नी नहीं थी, मैं फिर से ये बताना चाहूँगा, क्योंकि वरना ये बहुत मिसलीड करता है एस्पिरेंट्स को कि वर्किंग प्रोफेशनल और जब घर पे इतनी दिक्कतें हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में 24 साल की उम्र में कैसे कर ले। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरी स्कूल और कॉलेज का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और एज ए पर्सन मैं बहुत ज़्यादा रुझान रखता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो मैंने अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन फरवरी 2022 में शुरुआत की। उससे पहले मैंने सैकड़ों टॉपर टॉक्स देखे होंगे, बहुत सारे जोश टॉक्स के यूपीएससी टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं और उधर से मुझे पता था कि क्या चाहिए होता है, क्या स्टेजेस होते हैं एग्जाम में, क्या बुक्स लगती हैं। तो मैं उससे पहले शायद 1-2 महीने पहले लक्ष्मीकांत खरीदा होऊंगा, एक बार देखा होगा कि क्या कंटेंट्स है, परंतु प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि लगा था जॉब में जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा इत्मीनान से। परंतु उसके बाद मम्मी की डायग्नोसिस हो गई तो फिर प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली शुरुआत करनी पड़ी। तो फरवरी 2022 से मैंने प्रिपरेशन की और उधर से मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम है एक इंस्टीट्यूट का, वहाँ से मैंने एनरोलमेंट किया था, जहाँ से हर हफ्ते एक उनकी समाचार मंथन करके एक प्रोग्राम थी, वहाँ से मुझे वीकली पीडीएफ मिलती थी करंट अफेयर्स की। उसके बेसिस पे अपने मेंस के नोट्स बनाता था। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस के ओरिएंटेड पहले शुरुआत हुई। तो फरवरी से दिसंबर भर मैंने हर वीक ये पीडीएफ्स को पढ़ा। उससे मैंने अपने मेंस के नोट्स बनाए टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। तो सिलेबस को देखता था मैं और देखता था कि उस वीकली पीडीएफ में जो टॉपिक्स इस बार लिखे गए हैं और वो किस तरह से सिलेबस को से कॉन्टेक्स्ट लाते हैं, तो उनसे मैं टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स बनाता था और वो मेंस ओरिएंटेड होते थे। और हर संडे मैंने टेस्ट लिखा है। तो और ये मिनी टेस्ट होते थे 1.5 आवर्स के। तो ये टेस्ट मैंने अराउंड 50 टेस्ट लिखे होंगे हर संडे। 1-2 बार मिस किया होगा, परंतु 48 to 50 टेस्ट लिखे होंगे मैंने फरवरी से दिसंबर तक लिखे। इससे मेरी मेंस की नोट्स प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग और टेस्ट देना का हैबिट बन गया था, जिसमें मैंने अपना टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स वगैरह मैं अपने नोट्स मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करता था। मेरी नोट्स ही ऐसी बनती थी कि आंसर के फॉर्मेट में बने, कि मैंने अगर नोट्स बनाया किसी एक टॉपिक पे तो उसका डेटा हो, इंट्रोडक्शन हो, कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हो गई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गए, कमेटी रिकमेंडेशन हो गई, कोई अच्छी कोर्ट हो गई, उसके इश्यूज हो गए, वे फॉरवर्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट, सब एक पेज में या फिर 2 पेज में उस टॉपिक का आ जाए और आंसर फॉर्मेट में आ जाए, ताकि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तब मुझे सोचना ना पड़े कि मैं नोट्स के किस किस एरिया से सोच के लिखूँ मैं, परंतु उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता था मैं आंसर में, जिससे कि मुझे लगता है कि मेरी आंसर लिखने की जो ये और नोट्स बनाने की ये जो स्ट्रैटेजी थी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। और अभी मार्क्स भी आ चुके हैं। मैंने मेंस इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं, काफ़ी एवरेज मार्क रहा है, परंतु मेंस में मैंने काफ़ी अच्छा मार्क लाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी काम आई है मेरी नोट्स मेकिंग और कंटिन्यूस आंसर राइटिंग की जो ये स्ट्रैटेजी रही है। फिर दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, मिड जनवरी तक मैंने ये किया, सारे नोट्स मैंने बनाए। जहाँ जहाँ पे लगा कि वीकली पीडीएफ से नोट्स नहीं बने जिन टॉपिक्स पे, तो मैंने पिछले साल की मंथली मैगजीन्स और ईयरली मैगजीन्स खोल के उनसे नोट्स भी बनाए। तो मेरे नोट्स लगभग बन गए थे। उसी दौरान मैंने अपने ऑप्शनल की भी तैयारी की। मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी रही है। सोशियोलॉजी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस बीटेक के बैकग्राउंड से आता हूँ, परंतु एनआईटी रूरकेला में एक सेमेस्टर में एक पेपर था
सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, वहाँ से मुझे मेरी रुचि बनी थी सोशियोलॉजी में। और जब शुरुआत की मैंने कि क्या ऑप्शनल लेना है, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि इसकी सिलेबस काफ़ी अच्छी है, मेरा इंटरेस्ट था और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं इंटरनेट पे, तो इसीलिए सोशियोलॉजी मुझे लगा कि सबसे सूटेबल ऑप्शनल है मेरे लिए। तो मैंने सोशियोलॉजी के लिए भी कोई अलग से कोचिंग नहीं ली। नेहा भोसले मैम हैं AIR 15 कुछ साल पहले, तो उनकी जो नोट्स थी, डिजिटल नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स बहुत कॉम्प्रहेंसिव थी, उनका मैंने बहुत इस्तेमाल किया, वही मेरे बेस नोट्स बने। समय नहीं था तो कोई अलग से बुक पढ़ने का टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा, तो उसी नोट्स को अपने मेजर नोट्स बनाए। उससे मैं वैल्यू एडिशन करता था। नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी करके एक बुक आती है, जहाँ जहाँ लगता था कि नेहा भोसले मैम के नोट्स में कुछ कमी है तो उधर से ऐड ऑन करता था। उसके साथ मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के टेस्ट सीरीज मैंने ली थी, उनके मटेरियल, उनके आंसर से भी मैं वैल्यू एडिशन करता था, और मैंने खुद की फिर नोट्स बनाई थी टॉपिक वाइज, और मैंने वो हैंड रिटेन नोट्स खुद बनाए थे। सोशियोलॉजी के लिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज दी थी, एक प्रीलिम्स से पहले अक्टूबर-नवंबर के दौरान, और प्रीलिम्स के बाद एक और मेंस के बीच में जो 3 महीने होते हैं, उधर मैंने एक दिया था टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी के लिए। तो सोशियोलॉजी के लिए मेरी बहुत आंसर राइटिंग हुई थी, मैंने बहुत आंसर्स लिखे होंगे, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने सोशियोलॉजी के लिए लिखे हैं। बहुत कुछ इवैल्यूएटेड नहीं होते थे क्योंकि कोई था नहीं मेरे लिए इवैल्यूएशन करने के लिए, परंतु खुद की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोशियोलॉजी के लिए लिखे होंगे। तो ये सब मिड जनवरी तक चला। फिर जनवरी में ही मेरी दीदी की शादी थी 2023 में, तो कुछ हफ्ते उसी में ही चले गए। फिर फरवरी में वापस अपने घर तालचेर से इधर आया उड़ीसा। फिर फरवरी से मैंने प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी शुरू कर दी, और ये भूल गया कि मेंस कुछ है मेरे लिए। तो वही जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो मैं पहले पढ़ा था, वही पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जो सब कोई पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, RS शर्मा, PMFIS एनवायरनमेंट के लिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने करंट अफेयर्स और यूट्यूब वीडियोस का सहायता लिया था। वो सब चीज़ें मैंने फिर से रिवाइज किया, और 2 टेस्ट सीरीज दी मैंने। एक तो जिसमें मैं एनरोल्ड था जिस मेंटरशिप प्रोग्राम में, उसके, और एक इंस्टीट्यूशन के जो फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेट पे, उधर से मैंने टेस्ट सीरीज दिया था 2 प्रीलिम्स के। और उन टेस्ट को मैं बहुत शिद्दत के साथ देता था, टेस्ट देता था, उनको एनालाइज करता था, उनके आंसर्स को पढ़ता था, उससे भी नोट्स बनाई और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करता था। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी यही रही है। प्रीलिम्स इस बार पैटर्न बहुत चेंज हो गया था, और ये मैं पूरी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मुझे लगा नहीं था कि प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई कर पाऊंगा मैं, क्योंकि CSAT में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। क्योंकि CSAT मैंने पढ़ा नहीं, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स कर लूँगा और मैथ्स से ही मैं क्वालिफाई कर लूँगा। परंतु जिस दिन CSAT का एग्ज़ाम था, उसी दिन पहले 15 मिनट में सिर्फ 2 ही मैथ्स क्वेश्चन हो पाए थे। फिर पता चल गया था कि आज मैथ्स का नहीं, इंग्लिश ही सहारा बनेगा। फिर मैं सिर्फ कॉम्प्रहेंशन ही किया था, परंतु बहुत कम क्वेश्चंस कर पाया था क्योंकि टाइम नहीं बचा था। और एग्ज़ाम हॉल के बाद आने से मैं अपने मम्मी और सिस्टर को कॉल करके सिर्फ रोया कि नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगी। तो जो 15 दिन होते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के रिजल्ट तक, उस 15 दिन में मैं एक भी मिनट नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि लगता था कि क्वालिफाई ही नहीं होगा इस बार। पहली बार मैं उसके बाद अपने ज़िंदगी के सोलो ट्रिप पे 2 दिन के लिए गया, चक्राता, याद है मुझे। और यही लगता था कि और एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। दुखी था मैं बहुत, परंतु मैं क्वालिफाई कर गया। फिर उसके बाद मैं मेंस के प्रति फिर टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, ऑप्शनल भी का टेस्ट सीरीज दिया, और वो 3 महीने मैंने, मेरे नोट्स प्रिपेयर थे, तो सिर्फ मैं वैल्यू एडिशन करता था कि कहाँ पे और अच्छा इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, डेटा कहाँ ज़्यादा दे सकूँ। तो वो सब मैंने डेटा कंपाइल किया, बेस्ट केस, यूज केसेस, एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस, ये सब चीज़ें हर टॉपिक के लिए, सारे GS पेपर के लिए, सोशियोलॉजी के लिए मैंने एक साथ कलेक्ट किया, और यही मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी रही। ये एक परसेप्शन बना है कि UPSC में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, जो कि पूरी तरह से सच है, और परंतु ये परसेप्शन कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही नहीं सकता, वो परसेप्शन रॉन्ग है। मैं अकेला उदाहरण हूँ नहीं, आप अगर देखेंगे टॉप 50 रैंकर्स, टॉप 100 रैंकर्स, तो कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है और बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। तो ये परसेप्शन बनाना कि आप पहली अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बहुत गलत है।
क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल की या फिर 1.5 साल की जो स्ट्रैटेजी आप अगर बनाएंगे तो काफ़ी ठीक है। आप अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मल्टीपल रिवीजन और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करेंगे तो 1 साल भी पॉसिबल है, परंतु इसके साथ मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी और लक इन्वॉल्व है इस एग्जाम में। परंतु हमारे पास यही मंत्र रहा है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपके पास कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही है। तो अब अगर हार्डवर्क करेंगे और लक सब्जेक्टिविटी को छोड़ देंगे जो आपके बियॉन्ड आपकी कंट्रोल है, तो ये हो सकता है कि अगर लक और सब्जेक्टिविटी के साथ वो आपको आपके फेवर में है और आपकी हार्डवर्क बहुत ऑनेस्ट रही है, तो 1 साल भी एक अच्छी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं वर्किंग एस्पिरेंट रहा हूँ और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, परंतु सिंस मेरी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हेल्प की है मुझे, तो एक विश्वास बनता है कि दूसरे वर्किंग एस्पिरेंट्स भी जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी स्मार्ट स्टडी के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे बदल सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट चांस में क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सके। अभी 2024 में जून में प्रीलिम्स आने वाले हैं, कुछ 40-50 दिन हैं हमारे पास। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा और मैं बताऊंगा कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा था। तो मेरे लिए प्रीलिम्स मई के महीने में था, तो इससे पहले 40-50 दिन से पहले मैं टेस्ट सीरीज ही कर रहा था। टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं रिवीजन कर रहा था। इस टाइम पे मैं 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाता था, उसके बाद कुछ दिनों में एक पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाता था, और लास्ट के कुछ मई के स्टार्टिंग महीने में और अप्रैल के एंड के टाइम पे मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट भी दे देता था। तो टेस्ट सीरीज अभी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आप टेस्ट सीरीज के साथ थोड़ा बैठिए और एनालाइज कीजिए कि आपका इंप्रूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं, किस टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है और किस टॉपिक्स में नहीं हो रहा। और इन सब चीज़ों का एनालाइज करने के बाद आप फिर से जाके रिवाइज कीजिए उन सब टॉपिक्स पे जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, और वो आंसर कीज जो होती है टेस्ट सीरीज के उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर नोट्स बन पाता है तो नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को 3-4 बार मैं रिवाइज करता था। और इसके साथ साथ इसी टाइम पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मिस हो जाती है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मैप वर्क्स नहीं की थी। प्लेसेस इन न्यूज़ होती है, नेशनल पार्क्स होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं जो एक जगह आपको नहीं मिलती, परंतु वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यूट्यूब का मैंने बहुत सहारा लिया था अभी इस टाइम पे। तो जो कंपाइलेशंस आती हैं बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, बहुत प्लेलिस्ट्स आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, तो वो जो कंपाइलेशंस होती है उनको मैं देख लेता था। ऑफिस भी जाता था, मैंने प्रिपरेशन के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी, तो मैं ऑफिस जब जाता था या 5 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक टी ब्रेक मिल जाता था तो मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेता था, कुछ मैप रिवाइज कर लेता था। ऑफिस मेरे पास ही था तो मैं चल के जाता था, तो यूट्यूब से कुछ सुन लेता था। तो ये सब स्ट्रैटेजी अब आप भी कर सकते हैं जहाँ पे आप टेस्टिंग वाले जोन में रहें, ताकि आपकी वो स्ट्रैटेजी बने कि आप जब आप एक्चुअल एग्जाम दे तो आपको ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। और एक चीज़ जो मैंने नहीं की परंतु मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि सीसैट को अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप जनरल स्टडीज़ को देते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अभी कट ऑफ कम आ रहा है प्रीलिम्स में, क्योंकि सीसैट इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये बाद में कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता कि सीसैट इस बार डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 2-3 साल से डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आपको उस सरप्राइज़ और उस डिफ़िकल्टी के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उसका और कोई है नहीं सब्स्टिट्यूट। यूपीएससी कम्युनिटी में ये हमेशा से एक डाउट रहता कि नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग कब से करे, कैसे करे। तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मैंने जब फरवरी में फुल फ्लेजेडली स्टार्ट किया तब 1-2 वीक के बाद मैंने आंसर लिखना शुरू किया, क्योंकि और मैं आंसर राइटिंग अलग से सोच के कुछ नहीं लिखता था, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया मैं वीकली पीडीएफ से मेरी टेस्ट होती थी, तो उस टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर करता था, तो वही मेरे आंसर राइटिंग हो गई, वही मेरी नोट मेकिंग हो गई, और उसी से मैंने अपनी इंप्रूवमेंट देखी कि टेस्ट कैसे देते हैं। परंतु ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक एग्जाम है, तो मुझे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि मैं लिखूं कैसे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता कि आपके दिमाग में कितना नॉलेज है जब तक वो रिफ्लेक्ट ना हो आपके पेपर में। तो मेरी जो नोट्स भी बनती थी वो आंसर फॉर्मेट में बनती थी। वो अगर मैं लिख रहा हूँ पंचायती राज के ऊपर नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं नोट्स को नोट्स की तरह नहीं बनाता था जैसे यूजुअली नोट्स बनते हैं। मैं पंचायती राज में लिखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आंसर को टैकल कर सकूँ, तो एक कॉन्टेक्स्ट देता था, उसके ऊपर डेटा लिखता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लिखता था,
आर्टिकल्स लिखता था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लिखता था, कमेटी रिकमेंडेशंस लिखता था, कोई डायग्राम हो तो लिखता उसी में बना देता था। इश्यूज क्या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, केस स्टडीज, सब वो 1 और 2 पेज में जैसे आंसर एक्चुअल में लिखने होते हैं वैसे लिख के अपने नोट्स बनाता था, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम में अगर वैसा पंचायती राज के अराउंड कुछ आ जाए क्वेश्चन, तो उसी नोट्स को मैं रिप्रोड्यूस कर सकूं। थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ेंगे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को देख के, परंतु सिंस मेरी सारी वैल्यू एडिटेड मटेरियल और स्टैटिक करंट अफेयर्स एक ही साथ कंपाइल्ड थी टॉपिक वाइज सारी जीएस सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होती थी। और मेरी प्रैक्टिस रही है आंसर राइटिंग की पूरे हर संडे, तो ये बहुत हेल्पफुल करती थी कि नोट्स, आंसर राइटिंग और टेस्ट, ये तीनों को मैंने ऑर्गेनिकली कंबाइन किया था, जो कि मुझे लगता है कि एक होलसम स्ट्रैटेजी है मेंस के लिए। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे लिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जनवरी के पहले ही हफ्तों में मेरा इंटरव्यू था। परंतु मैंने उसकी प्रिपरेशन ऐसे की कि मैं अपने डैफ के हर वर्ड जो भी इम्पोर्टेंट है या फिर इम्पोर्टेंट ना भी लगे हर वर्ड से, जैसे यहाँ तक कि मेरा बर्थडे जिस दिन है उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई है इंडिया में और बाहर से लेके मेरी ग्रेजुएशन, मैं जहाँ से आता हूँ तालचेर कोल माइंस, मैं राउरकेला से पढ़ाई की थी, तो राउरकेला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए फेमस है, तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, फिर तालचेर अनुगुल मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की इश्यूज़ और उनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, प्लस सोशियोलॉजी से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाई थी जो करंट अफेयर्स में रिलेवेंट थी। उसके साथ मैं इंडियन ऑयल में कार्यरत अभी भी हूँ, तो इंडियन ऑयल के बारे में, एनर्जी सेक्टर, ऑयल, उन सब चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो कंप्यूटर साइंस, एआई, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने प्रिपरेशन की थी और अपनी नोट्स बनाई हुई थी। इसके साथ हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी थी, उड़ीसा से जो लोग इंटरव्यू देने वाले थे, उसी टाइम पे एक ग्रुप बना था, तो उनके साथ मैं एक हफ्ते बैठा रहूँगा, जब हम डिस्कस करते थे कि और मॉक्स अपने आप को देते थे 5-10 मिनट का, तो उससे हम डिवाइड कर लेते थे कुछ कुछ पोर्शन, और इससे एक थोड़ा ग्रुप स्टडी हो जाता था। सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा किया है, उससे पहले मेरे पास कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं था, ग्रुप स्टडी सेशन ऐसा कुछ था नहीं, प्रिपरेशन मैंने अकेले ही किया है मोस्टली। परंतु इंटरव्यू के टाइम पे मेरे पास एक कम्युनिटी थी जिसके साथ मैं बात कर सकता था और हम मॉक्स करते थे। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताए तो मेरा आफ्टरनून में स्लॉट था। मेरी बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल और कंफर्टेबल थी, कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं जब बोल रहा हूँ तो वो मुझे कट करे बीच में, पर मुझे सुन रहे थे अच्छे से। परंतु मुझे ऐसा फील हो गया था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी एवरेज गया है, कुछ ऐसा बहुत ख़राब नहीं गया और ऐसा कुछ बहुत वाव नहीं गया। जैसे मुझे लगता था कि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ इससे बेहतर होते थे, कि मैं और ज़्यादा बेहतर आंसर दे पाता था, परंतु एक्चुअल इंटरव्यू में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे बहुत कमी रह गई है। तो उसके बाद मैं ज़्यादा खुश नहीं था, पर वो एक्सपीरियंस पूरा कि आप जहाँ वेट करते हैं, 12th फेल मैं उसके बाद आके देखा था, तो मुझे इतना पता नहीं था कि क्या कैसे प्रोसेस होता है, परंतु वो प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा खुशी दी मुझे, कि एक सरियल और एक न्यू फीलिंग थी। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। सो मैं वर्किंग एस्पिरेंट रहा हूँ पूरे टाइम, तो मैं अपनी दिनचर्या थोड़ा शेयर करना चाहूँ कि कैसे मैंने पढ़ा। तो ये मैं स्ट्रैटेजाइज करता था, कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं क्वार्टर्स में ना रहूँ इंडियन ऑयल के, जो थोड़ा मेरे ऑफिस से थोड़ा दूर था, तो मैं बहुत ही पास रहा अपने ऑफिस से, रेंट लिया था ताकि मैं चल के जा पाऊँ ऑफिस और ट्रैफिक में ना फंसूँ। तो ये एक बड़ा स्ट्रैटेजी था जिससे मैं बहुत समय बचाता था। दूसरी बात, मैं ऑफिस 10 बजे 10:30 बजे जाता था, पर 9 to 5 जॉब, मतलब ये नहीं था कि 9 बजे से 5, बट 10:30 से 6:30 रहता था या 7 बजे तक रहता था मैं ऑफिस में, और उधर मैं डेडिकेटेडली काम करता था। ऐसा नहीं कि ऑफिस के टाइम पड़ता था, क्योंकि ऑफिस में मेरा काम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा रहता था, तो उसी टाइम पे मेरा काम में फोकस वो 8 साढ़े 8 घंटे रहते थे। परंतु मैं चाहता था कि मेरी मेजर जो पढ़ाई हो वो ऑफिस जाने से पहले ही हो जाए, ताकि मैं फ्रेश माइंड के साथ, फुल एनर्जी के साथ करूं। तो मैं 5:30-6 बजे उठ जाता था, तो सुबह मुझे 3.5 घंटे मिल जाते थे पढ़ने के लिए, तो मैं मेजर पढ़ाई फोकस 3.5 घंटे तब कर लेता था। और ऑफिस के बाद जब थोड़ा थका हुआ आता था, फिर तब मुझे 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे मिल पाते थे, तो तब मैं थोड़े लेस इंटेंसिव काम, जैसे कोई यूट्यूब से पढ़ना हो
या फिर कोई सिर्फ नोट्स बनाना हो या रिवाइज करना हो, तो वो सब चीज़ें करता था जिससे बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ ना लगे।